अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 18 एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स के आज हम एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 18.6 से 18.9 तक के आपको करके दिखाएंगे। इससे पहले हम 18.1 से 18.5 तक की वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर चुके हैं, आप उस वीडियो को लाजमी देखिएगा। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के मुश्किल लगने की वजह क्या है, एक ही फार्मूले से आप न्यूमेरिकल को कैसे हल कर सकते हैं, न्यूमेरिकल में फुल मार्क्स कैसे आ सकते हैं, और न्यूमेरिकल में कौन सी एक ऐसी गलती आप करते हो जिससे आपका न्यूमेरिकल गलत हो सकता है। इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर हम वीडियो में आगे चल के आपको देने वाले हैं, तो इसलिए आप वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 18.6 जो है, इसकी स्टेटमेंट को रीड करते हैं कि इसकी स्टेटमेंट क्या है। कहता है कि इन एन एक्सपेरिमेंट टू मेजर द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियोएक्टिव एलिमेंट द फॉलोइंग रिजल्ट्स वर ऑब्टेन। कहता है कि हमने एक तजर्बा किया है और उसमें हाफ लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट का जो रिजल्ट आया है वो नोट किया है। काउंट रेट पर मिनट क्या है और उसके बाद टाइम इन मिनट्स क्या है। इसके लिए हमने यहाँ पे टेबल ड्रा किया हुआ है, आपको उसमें चल के बताते हैं, लेकिन यहाँ पे हम आपको और बता दें इसकी स्टेटमेंट में क्या उसने बताया है। कहता प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन द काउंट रेट एंड टाइम। आपने काउंट रेट और टाइम के दरमियान ग्राफ भी ड्रा करना है, जो ऑलरेडी हम ड्रा कर चुके हैं। तो ये कैसे आपने करना है इसका भी बताएंगे आपको। मेजर द वैल्यू फॉर द हाफ लाइफ ऑफ द एलिमेंट फ्रॉम द ग्राफ। इसमें आपने क्या करनी है, हाफ लाइफ एलिमेंट की जो है वो ग्राफ की हेल्प से हमने क्या करना है, उसको फाइंड आउट करना है। तो इससे पहले हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को साथ साथ सॉल्व करते होते हैं। तो आज एक नया तरीकाकार हमने अपनाया कि हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है पहले उनको हमने सॉल्व किया हुआ है और देन हम उनको आपको यहाँ पे समझाते हैं ताकि आपका टाइम बच जाए, क्योंकि वैसे वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाती है फिर टेबल ड्रा करने, और तो इसके लिए जो है हमने क्या किया है कि हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है उसको यहाँ पे ही सॉल्व किया है। आप इसको साथ साथ समझिएगा और नोट भी करिएगा हो सके तो। 18.6 का जो सोल्यूशन है उस पे जाने से पहले मैं आपको ज़रा इसका काउंट रेट और टाइम इन मिनट्स जो है इसका टेबल जो है वो समझा दूं कि क्या है। अब देखिएगा यहाँ पे हमारे पास काउंट रेट क्या है, 400 है, 200 है, 100, 50 एंड 25। अगर टाइम इन मिनट्स में आप बात करें तो हमारे पास 0, 2, 4, 6, 8 है। यानी जब 0 टाइम था तो हमारा काउंट रेट जो था 400 था, जब टाइम 2 मिनट हुआ तो काउंट रेट 200 हो गया, जब टाइम 4 मिनट हुआ तो काउंट रेट 100 हो गया, और जब टाइम इन मिनट 6 मिनट हुआ तो फिर क्या हुआ, काउंट रेट 50। इसी तरह से जब काउंट रेट हमारा 25 हुआ तो तभी टाइम इन मिनट्स में 8 मिनट था। अब सबसे पहले जब आपने ग्राफ ड्रा करना है तो आपने जो हमारे पास डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती हैं, आपको एक इक्वेशन के थ्रू इसको समझाने की कोशिश करता हूं कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज क्या होती हैं। अब सपोज करें y इज इक्वल हमारे पास 4x है। अगर मैं x की जगह पे 1 पुट करता हूं तो y इज इक्वल हमारे पास आएगा 4 × 1 विच इज इक्वल टू 4। अगर मैं x की जगह पे 2 पुट करता हूं तो y इज इक्वल हमारे पास क्या आ गया, 4 × 2 इज इक्वल टू 8। इट मीन y की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, x की वैल्यू पे डिपेंड कर रही है। जैसे मैं x को कम ज़्यादा करूंगा तो वैसे y की वैल्यू कम ज़्यादा होगी। इसका मतलब ये हुआ कि y जो है वो डिपेंडेंट क्वांटिटी है, x क्या है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, क्योंकि y डिपेंड करता है x पे। तो जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है इसको हमने एक्सिस पे लेना होता है, और जो डिपेंडेंट क्वांटिटी है इसको हमने y एक्सिस पे लेना होता है। देन आपने क्या करना होता है, आपने स्केल ड्रा करना होता है। यानी स्केल आपका मीन ये होगा कि आपने स्मॉल डिवीजन जो है या वन बिग डिवीजन जो एक्सिस पे आपने किसके इज इक्वल टू रखी है, इसी तरह से y एक्सिस पे आपने बिग डिवीजन किसके इज इक्वल टू रखी है। तो ये आपको मेंशन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप लिखेगा कि वन स्मॉल डिवीजन ऑन एक्सिस जो हमारे पास वो 2 के इज इक्वल टू है। आप देखिएगा 0, 2, 4, 6, 8, तो 2, 2 का इंटरवल चल रहा है, 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8। अगर आप y एक्सिस पे बात करें तो वन बिग स्केल या वन स्मॉल स्केल, ये आप ग्राफ पेपर पे जब आप ड्रा करते हैं तो ज़्यादा आपको समझ आएगी। तो यहाँ पे हमारे पास ग्राफ पेपर तो नहीं था, हमने व्हाइट बोर्ड के ऊपर इसको ड्रा करके आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास
वन बिग स्केल या वन स्मॉल स्केल आप अगर ग्राफ पेपर पे ड्रा करें तो वहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो हमारे पास ये 25 है, 25 प्लस 25 50, 50 प्लस 25 75। तो इस तरह से हमने 25 ऐड करते गए तो 400 तक हमारी वैल्यूज जा रही है, जो कि ग्राफ के अंदर काउंटेड हमें मेंशन है। यानी कि आपने इंटरवल जो होता है इसको चेंज नहीं करना होता। ये नहीं होगा यहाँ पे आप 2 लिखो, यहाँ पे आप 7 लिख दो, यहाँ पे आप 10 लिख दो, यहाँ पे कुछ और लिख दो। तो इंटरवल एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे आपने क्या रखना होता है, बराबर रखना होता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारे पास जो डिके का रेट है, काउंट रेट हम आपको दिखा रहे हैं। वाई एक्सिस पे हमने क्या लिया हुआ है, काउंट रेट, यानी रेट पर मिनट हमने वाई एक्सिस पे लिया हुआ है। इसी तरह से टाइम जो है इसको हमने एक्सिस पे लिया हुआ है। और देन हमारे पास जो वैल्यूज थी आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइम इन मिनट जो है वो 0 है और काउंट रेट जो 400 है। तो 400 और क्योंकि ये वाई एक्सिस वाली लाइन है तो वाई एक्सिस पे x 0 होता है, तो हमने यहाँ पे भी इसका क्या कर दिया था, पॉइंट लगा दिया था। उसके बाद हमारे पास 2 मिनट जब काउंट रेट 200 हुआ तो टाइम कितना हुआ था, 2 मिनट हुआ था। तो हमने यहाँ पे देखें 200 को बढ़ाया यहाँ से और यहाँ पे x एक्सिस पे 2 को बढ़ाया, यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। इसी तरह से जब काउंट रेट 100 था तो टाइम 4 मिनट था, तो हमारे पास ये 4 मिनट आ जाता है। कब, जब 100 है। यानी इसको भी आप अगर ड्रा करना चाहो तो आप यहाँ से इसको ड्रा कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। यानी मैं इसको ड्रा करके आपको बता भी देता हूँ। और यहाँ पे हमारे पास टाइम जो है वो 4 है, तो यहाँ पे भी हमने क्या कर दिया था, पॉइंट लगा दिया था। इसी तरह से देन हमारे पास फिर आ रहा है जी 50 है काउंट रेट और टाइम कितना है, 6 मिनट है। तो हमने इसको भी यहाँ पे ड्रा कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे भी हम पॉइंट लगाते हैं। देन हमारे पास 8 है और काउंट रेट हमारे पास जो है वो 25 है, टाइम 8 मिनट था। तो यहाँ पे भी आप इसको ड्रा करना चाहे तो आप आसानी के साथ ड्रा कर सकते हैं। यानी इस लाइन को हम 25 के साथ बढ़ा देते हैं। तो इस तरह से हमने ये लाइन लगा दी है। अब क्या हुआ, अब हमने जो पॉइंट्स यहाँ पे लगाए थे उन तमाम पॉइंट्स को हमने मिलाया इस तरह से 400 से, और इस पॉइंट को मिलाया, इस पॉइंट को मिलाया, इस पॉइंट को मिलाया। तो ये कर्व कुछ हमारी फिर इस तरह से ड्रा होगी है। अब जो हमारे पास हम कहते हैं कि ए इज द पॉइंट विच इज आफ्टर 2 सक्सेसिव हाफ लाइफ्स n इज इक्वल टू है। यानी ए वो पॉइंट है जो 2 सक्सेसिव हाफ लाइफ के बाद हमारे पास आ रहा है n इज इक्वल टू, फिर टाइम हमारे पास तब क्या था, यानी 2 हाफ लाइफ्स हैं। टाइम 2 मिनट था हमारे पास, यहाँ पे काउंट रेट जो पर मिनट था वो हमारे पास 200 था। तो हमने लिख दिया कि लेट ए इज द पॉइंट विच इज आफ्टर 2 सक्सेसिव हाफ लाइफ्स है, और इसीलिए हमने n इज इक्वल टू क्या लिख दिया है, 2 लिख दिया है। अब टोटल टाइम हमारे पास कितना है, टोटल टाइम हमारे पास फिर होगा जी 4 मिनट होगा। यानी कि ये हमारे पास होगा 2 सक्सेसिव हाफ लाइफ जो है उनका टाइम, जो कि हमारे पास आ रहा है जी 4 मिनट। अब टोटल टाइम किसकी इज इक्वल टू होगा, टोटल टाइम होगा नंबर ऑफ हाफ लाइफ मल्टीप्लाई हाफ लाइफ। यानी ये हाफ लाइफ किसकी है, ये हाफ लाइफ उस एलिमेंट की, उस सैंपल की होती है। तो जब भी आपने इस फार्मूले को हम पहले न्यूमेरिकल्स के अंदर भी इस्तेमाल किया था, 18.1 से 18.5 के अंदर भी हमने यूज किया था। तो इस फार्मूले को वहां पे हमने लिखा था नंबर ऑफ हाफ लाइफ इज इक्वल टू टाइम डिवाइड बाय एलिमेंट की जिसकी हाफ लाइफ होती है, वो हम लिखते थे। या इसको हम ऐसे भी लिखते रहे हैं, जरा मैं आपके आसानी के लिए बता दूं, टाइम टी स्मॉल नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स का है और इज इक्वल टू टाइम डिवाइडेड बाय टी हाफ लाइफ। तो ये बेसिकली फार्मूला हमने यहाँ पे यूज किया है। अब हमें टाइम चाहिए था, तो हाफ लाइफ इस नंबर ऑफ हाफ लाइफ के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो हमारे पास टोटल टाइम आ जाएगा नंबर ऑफ हाफ लाइफ मल्टीप्लाई हाफ लाइफ ऑफ एलिमेंट और सैंपल। तो टोटल टाइम हमारे पास कितना हो गया जी 4 मिनट था, और नंबर ऑफ हाफ लाइफ हमारे पास n है, और हाफ लाइफ जो उस एलिमेंट की है वो हम देख लेंगे कि कितनी हमारे पास आती है। तो जो सक्सेसिव हाफ लाइफ हमारे पास थी n वो 2 थी, तो हम इसको 2 लिख दिया। यहाँ पे n भी लिख सकते हो आप, 2 भी लिख सकते, आप t भी लिख सकते हो, आप n भी लिख सकते हो। तो 4 इज इक्वल हमारे पास आ गया जी 2 मल्टीप्लाई टी हाफ लाइफ। टी हाफ लाइफ हमने फाइंड आउट करनी है, 2 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो गया, तो 4 डिवाइड बाई 2 हमारे पास 2 मिनट आ गया। यानी टी हाफ लाइफ जो है वो हमने मालूम कर लिया कि हमारे पास कितनी आ रही है, 2 मिनट आ रही है। यानी जो कि क्वेश्चन के अंदर उसने हमें पूछा भी था कि मेयर द वैल्यू ऑफ द हाफ लाइफ ऑफ द एलिमेंट फ्रॉम द ग्राफ। ग्राफ में आपने हाफ लाइफ एलिमेंट की मालूम करनी है, तो उसकी हाफ लाइफ जो है
वो हमारे पास आ रही है 2 मिनट, वो हमने मालूम कर ली। यानी 18.6 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है इसमें ग्राफ के बारे में भी आपको बता दिया कि ग्राफ आपने इसका किस तरह से ड्रा करना है, और हमने इसकी जो हाफ लाइफ है वो भी आपको फाइंड करके दिखा दिया है। तो अब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 18.7 की स्टेटमेंट की जानब चलते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मुश्किल लगने की वजह क्या होती है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के मुश्किल लगने की वजह ये होती है कि आप चैप्टर के जो आर्टिकल्स होते हैं, यानी जिससे रिलेटेड आपके पास न्यूमेरिकल होता है, उन आर्टिकल्स को आपने ध्यान से रीड नहीं किया होता। जब आर्टिकल को आपने ध्यान से रीड नहीं किया होगा, आपने चैप्टर के अंदर जो फार्मूलाज का इस्तेमाल हुआ है उनको आपने स्टिकी नोट्स पे या अपने फोल्डर पे या अलग से निकाल के नहीं लिखा होगा, आपने उनको याद नहीं किया होगा, तो आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मुश्किल लगेंगे। और जब भी न्यूमेरिकल को आपने करना तो सबसे पहले उसकी स्टेटमेंट को ध्यान से रीड किया करें कि इस न्यूमेरिकल के अंदर वो पूछ कर है और वो इसके अंदर हमारे पास हमें बताया क्या हुआ, उसने गिवन क्या दिया है और हमने फाइंड क्या करना है, तो देन आपको न्यूमेरिकल जो है मुश्किल नहीं लगेगा। और न्यूमेरिकल में कौन सी एक ऐसी गलती करते हो जिससे आपका न्यूमेरिकल गलत होता है, ये हम आगे चल के बताते हैं। न्यूमेरिकल में अगर आपने पूरे मार्क्स हासिल करने हैं तो आपको न्यूमेरिकल इस तरीकाकार से ही करना होगा जैसे हम करते हैं। यानी सबसे पहले आपने गिवन डाटा लिखना होता है, फिर टू फाइंड, फिर सॉल्यूशन की जानब जाना होता है, आंसर को हाईलाइट आपने करना होता है। तो ये बहुत ही अहम चीज़ें हैं जिससे आप न्यूमेरिकल के अंदर फुल मार्क्स हासिल कर लेते हैं। इन न्यूमेरिकल में पूरे मार्क्स आपके आ सकते हैं अगर आप इस तरीकाकार को फॉलो करोगे। तो 18.7 की स्टेटमेंट जो है उसको रीड कर लेते हैं। अब हम कहते हैं सैंपल ऑफ सर्टन रेडियोएक्टिव एलिमेंट हैज़ ए हाफ लाइफ ऑफ 1500 ईयर्स इफ इट हैज़ एन एक्टिविटी ऑफ 32,000 counts per hour at the present time, then plot a graph of the activity of this sample over the period in which it will reduce to 1/16 of its present value। यानी इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में वो ये कहना चाह रहा है कि एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट की हाफ लाइफ 1500 साल है। अगर इसकी मौजूदा एक्टिविटी 32,000 काउंट फी घंटा हो तो इस सैंपल की एक्टिविटी का जो इस पीरियड के लिए ग्राफ बनाना है अपने, और जिसके दौरान इसकी एक्टिविटी मौजूदा एक्टिविटी का 1/16 गुना हो जाए, यानी इतने टाइम्स हो जाए, 1/16 टाइम्स हो जाए, तो उसका हम ग्राफ भी देख लेते हैं। इसको प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखिएगा, हमारे पास जो ग्राफ है सबसे पहले उसका ज़रा मैं आपको बता दूं। तो आप इसमें देखिएगा काउंट पर आर हमारे पास है और नीचे हमने हाफ लाइफ उसकी लिख दी है। तो हमारे पास काउंट पर आर जो है वो कितना कितना रेट है, ज़रा इसको मैं आपको बता देता हूँ कि ये 32,000 हमारे पास है, इस तरह से ये 16,000 है, ये 8,000 है, ये 4,000 है और ये हमारे पास क्या है 2,000 है। जो हाफ लाइफ हमारे पास आ रही है वो 0 है, 1t है, 2t है, 3t है और 4t है। ये तो हमारे पास है जी एक टेबल। अब इस टेबल के थ्रू हमने क्या करना है जी, ग्राफ ड्रा करना है, देन इसको समझने की आपने कोशिश करनी है। तो ग्राफ में जैसे कि प्रॉब्लम 18.6 में आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि आपने किस क्वांटिटी को आपने एक्सिस पे लेना है, किस क्वांटिटी को आपने वाई एक्सिस पे लेना है, तो उसको आपने वैसे ही करना है। और साथ में आपको इंटरवल का भी बता दिया कि इंटरवल भी आपने सेम रखना होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जगह कम थी तो मैंने इंटरवल की जगह छोड़ दी है ताकि जब आप सॉल्यूशन करो तो आप अच्छी तरह से कर सको। मैं इसको समझाने की कोशिश भी करता हूँ। यहाँ पे देखिएगा हमारे पास 0 है, फिर 2,000 है, फिर 4,000 है, तो देन हमारे पास कितना आना था, 6,000 आना है यहाँ पे, और फिर हमारे पास आएगा 8,000, फिर हमारे पास आएगा 10,000, फिर हमारे पास आएगा 12,000, फिर हमारे पास आएगा 14,000, फिर हमारे पास आएगा 16,000, इसी तरह से फिर हमारे पास 18,000 आएगा, और देन हमारे पास आएगा 20,000, फिर उसके बाद 22, फिर 24, फिर उसके बाद आएगा 26, फिर आएगा 28, देन जो हमारे पास है वो 30,000 आएगा, और देन हमारे पास 32,000 आ जाएगा। तो इस तरह से एक कंप्लीट ग्राफ आपने ड्रा करना है। हमारे पास जगह कम थी क्योंकि अगर मैं तमाम वैल्यूज़ को लिखता तो ये मिक्सिंग हो जानी थी, आपको समझ नहीं आनी थी। तो मैंने सोचा कि मैं कुछ वैल्यूज़ लिख देता हूँ जो इसके अंदर मेंशन है टेबल के अंदर। बाकी जो दरमियान वाली वैल्यूज़ हैं आपने जब सोल्यूशन करना है तो आपने वो मिड वाली वैल्यूज़ जो उनको लाजमी लिखने हैं। और टाइम हमने एक्सिस पे लिया है 1t, 2t, 3t, 4t यानी हाफ लाइफ, और जो काउंट रेट है, रेट पर आर है, वो हमने वाई एक्सिस पे लिया हुआ है। अब इसमें गिवन डाटा हमारे पास क्या है, टी हाफ लाइफ उसने बता दी थी सैंपल्स की, वो हमारे पास है 15,000 ईयर है, और देन हमारे पास एन नॉट यानी ओरिजिनल एटम हमारे पास 32,000 है, और रिमेनिंग 1/16 ऑफ इनिशियल काउंट रेट जो है वो हमारे पास उसने कहा था कि कब उसका
जो 1/16 टाइम्स हो जाएगा, तो वो n से हमने रिप्रेजेंट किया, यानी बेसिकली रिमेनिंग एटम होते हैं। तो 1/16 कब होगा, 32,000 डिवाइड बाय हमने 16 कर दिया है। टू फाइंड आपने क्या करना है, n नंबर ऑफ हाफ लाइव्स जो है वो आपने क्या करना है, इसमें मालूम करना है। तो मैं फिर से बता दूं आपको कि नंबर ऑफ हाफ लाइव्स को आप स्मॉल t से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कैलकुलेट हमने क्या करना है, इसमें कैलकुलेशन की जानब हम चलते हैं। अब हाफ लाइफ का हमने फार्मूला पढ़ा है, n इज इक्वल टू n नॉट मल्टीप्लाई 1/2 की पावर n भी लिख सकते हो, या 2 की पावर आप t भी लिख सकते हो। तो मैं यहां से आपको समझा देता हूं, चले मैं यहां पे t लिख देता हूं, तो आपके लिए आसानी रहे। यहां पे t लिख दिया। इसी तरह से मैं यहां पे भी t मेंशन कर देता हूं, नंबर ऑफ हाफ लाइव्स, क्योंकि हमने फाइंड आउट करनी है ताकि आपको पता चल जाए इसका। तो n हमारे पास रिमेनिंग एटम होते हैं, n नॉट ओरिजिनल एटम होते हैं, मल्टीप्लाई 1/2 की पावर t, यानी ये हाफ लाइव्स होता है। तो जो n हमारे पास है, रिमेनिंग 1/16 ऑफ इनिशियल काउंट रेट है, वो 32,000 डिवाइड बाय 16 है। n नॉट हमारे पास ओरिजिनल जो एटम है वो हमारे पास 32,000 है, वो हमने लिख दिया, मल्टीप्लाई 1/2 की पावर t हमारे पास है। तो t हमने इसमें मालूम करना है। ये 32,000 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके जब डिवाइड होगा तो 32,000 से कैंसिल हो जाएगा। 1/2 की पावर t इज इक्वल टू 1/16 आ जाएगा, और 16 जो होता है ये 2 की पावर 4 होता है, यानी 2 मल्टीप्लाई 2 आप करेंगे, यानी 2 की पावर 4 हो जाएगा, और इज इक्वल टू 1/2 की पावर t। अब अगर बेस सेम हो तो मैथ का रूल है, बेस सेम है तो पावरें आप एक दूसरे के इज इक्वल टू रख सकते हैं। तो जब बेस सेम है 1/2 की पावर 4, 1/2 की पावर t, तो हम पावर्स एक दूसरे के इज इक्वल टू रख सकते हैं, यानी यहाँ पे हमारे पास t आ जाएगा इज इक्वल टू 4 के। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको ज़रा मैं आपको समझा देता हूँ कि 1/4 असल में हमारे पास इस तरह से आ जाना था, 1/t इस साइड पे जाना था, और ये 4 हमारे पास यहाँ पे आ जाना है। तो इस तरह से हमारे पास नंबर ऑफ हाफ लाइफ जो है वो हमने मालूम कर लिए कि नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितनी आ रही है, हमारे पास 4 आ रही है। क्योंकि उसने यही पूछा था कि आपने एक तो ग्राफ जो है वो बनाना है, और जिसके दौरान इस एक्टिविटी का मौजूदा एक्टिविटी जो है वो 1/16 टाइम हो जाए, तो वो आपने बताना था। तो वो नंबर ऑफ हाफ लाइव्स हमने निकालनी है, तो वो 4 हाफ लाइव्स के बाद ये 1/16 टाइम जो है वो हो जाएगा। तो इस तरह से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 18.7 भी हमारा कंप्लीट हुआ। तो अब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 18.8 की जानब चलते हैं कि 18.8 न्यूमेरिकल जो है इसमें हमारे पास स्टेटमेंट जो है सबसे पहले हम रीड करते हैं, क्योंकि किसी भी न्यूमेरिकल की जब तक आप स्टेटमेंट को रीड नहीं करोगे तो तब तक आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की समझ नहीं आएगी। क्योंकि अक्सर स्टूडेंट जो है न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को ध्यान से नहीं समझ पाते, जिस वजह से उनके न्यूमेरिकल में फुल मार्क्स भी नहीं आते। और न्यूमेरिकल को एक ही फार्मूला से हल करने का तरीकाकार भी हम आपको बता देते हैं। जिस तरह से हमने यहाँ पे एक फार्मूले का इस्तेमाल किया, यहाँ पे हम जस्ट एक फार्मूला ही इस्तेमाल कर रहे हैं, हाफ लाइफ वाला। तो एक फार्मूले से आप न्यूमेरिकल बड़ी आसानी के साथ हल कर सकते हैं, और जिस तरह से मैंने आपको न्यूमेरिकल करवाया है इसी तरह से आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को करने की कोशिश करिएगा। क्योंकि इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में फुल मार्क्स आएंगे, आपका न्यूमेरिकल मुश्किल नहीं लगेगा। और न्यूमेरिकल में कौन सी आप गलती ऐसी करते हो जिससे आपका न्यूमेरिकल गलत होता है, तो इसका क्वेश्चन का आंसर मैं वीडियो में आगे चल के आपको देता हूं। तो स्टेटमेंट को रीड करते हैं। 18.8 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है, कहता हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियोएक्टिव एलिमेंट वाज फाउंड टू बी 4000 ईयर। द काउंट रेट्स पर मिनट फॉर 8 सक्सेसिव आवर वर फाउंड टू बी 270, 280, 300, 310, 285, 290, 305, 312. What does the वेरिएशन इन काउंट रेट्स शो? आपने वेरिएशन काउंट रेट में कैसे आ रहा है उसको आपने शो करना है। प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन द काउंट रेट्स एंड टाइम इन आवर्स। आपने काउंट और टाइम के दरमियान, जो घंटों में टाइम है उसके दरमियान ग्राफ ड्रा करना है। वाई इज द ग्राफ अ स्ट्रेट लाइन रेदर देन एन एक्सपोनेंशियल, यानी ये एक एक्सपोनेंशियल ग्राफ क्यों नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ क्यों ड्रा हो रहा है, इसका जो हो रहा है, तो इसका भी हम आपको बताते हैं। तो चलते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 18.8 की जानब। हमने काउंट रेट, काउंट पर मिनट जो है इसको वाई एक्सिस पे लिया हुआ है, और टाइम इन आवर जो है इसको हमने एक्सिस पे लिया हुआ है। जिस तरह से 18.6 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि किस चीज़ को आपने एक्सिस पे लेना है और क्यों लेना है, और किस चीज़ को आपने वाई एक्सिस पे लेना है और क्यों लेना है। तो
आप उसके वीडियो को आप बैक करके देख सकते हैं 18.6 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में कि मैंने किस क्वांटिटी को बताया कि आपने एक्सेस पे लेना है और किस को वाई एक्सेस पे लेना है और इंटरवल इनके दरमियान में सेम रखना होता है, देन आपको ग्राफ ड्रॉ करना आसान हो जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा हमारे पास 0 1 2 3 4 5 6 देखिए इंटरवल एक जैसा चल रहा है, 1 + 1 2 2 + 1 3 3 + 1 4 सो ऑन हमारे पास चल रहा है। इस तरह से 100 है, यहाँ पे 200, यहाँ पे 300, 400, फिर 500, 600 आना था अगर हमारे पास नेक्स्ट वैल्यूज भी होती। बहरहाल अब हमारे पास जो वैल्यूज है वो हम बता चुके हैं आपको पहले भी कि 270, 280, 300, 310, 285, 290, 305, 312 जितनी भी वैल्यूज हैं वो इन वैल्यूज के दरमियान में यानी यहाँ कहीं लाई करेंगी। तो बहरहाल अब उसने हमें बेसिकली ये कहा था कि आपने जो ग्राफ है इसका एक तो बताना है कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ क्यों नहीं है और इसका ग्राफ की वैल्यूज हैं वो भी हम ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन कर चुके हैं। यानी पॉइंट्स थोड़े हमारे आगे पीछे होने थे लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने जस्ट इसकी स्ट्रेट लाइन थोड़ी ड्रा कर दी है। तो बेसिकली होना क्या था कि इनके पॉइंट जो हमारे पास आने थे वो 270 है या 280 है, 300 है, ये थोड़े ऊपर को जा रहे हैं। आप अगर गौर करें इस ग्राफ में तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं है, कुछ इस तरह से है। तो मैंने कोशिश की है कि हमारे पास जो टाइम था उस लिहाज से इनको मिलाऊं, यानी 270 है, फिर 280 है, फिर 300 है, 310 है, तो 310 तक जा रहा है। आप देखिए ये ग्राफ यहाँ से ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यूज आनी थी तो 310 अगर हमारा यहाँ आना था, बड़ा स्मॉल सा स्केल बन रहा है ये, तो वो यहाँ पे आ जाना था। तो इस तरह से एक ग्राफ में देखें मैंने हर पॉइंट को यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो आप भी इसको अच्छी तरह से ज़रा ड्रा करने की कोशिश करिएगा। अब इस ग्राफ से हम सीख क्या रहे हैं, एक ग्राफ में क्या बता रहा है आप देख सकते हैं। ग्राफ जो है हमारे पास जो है वो एक्सपोनेंशियल ग्राफ तो नहीं है, यानी हमारे पास कुछ ऐसा ग्राफ नहीं हासिल हो रहा है। तो फिर कौन सा ग्राफ है? वेरिएशन इन द काउंट रेट शो दैट द रैंडम नेचर ऑफ रेडियोएक्टिव डिके, यानी जो वेरिएशन जो तब्दीली आ रही है इस ग्राफ के अंदर वो रैंडम इन नेचर ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट डिके हो रही है। यानी कि हमारे पास कोई स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो है वो नहीं है कि वर्टिकल ग्राफ हमारे पास आ रहा है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमारे पास जा रहा है। लेकिन इसमें भी आप देखें वेरिएशन आ रही है, ग्राफ थोड़ा सा ऊपर को जा रहा है। अगर आप गौर करें तो इस ग्राफ में तो ये थोड़ा क्या कर रहा है, ऊपर को जा रहा है। यानी काउंट रेट में तब्दीली क्या साबित करी है कि रेडियो एक्टिविटी के प्रोसेस बेतरतीब अंदाज से हो रहा है, यानी इसमें एक कोई बाकायदा तरतीब नहीं है, रैंडमली हो रहा है। आप देखें कि पहले अगर पॉइंट यहाँ पे फिर थोड़ा सा ऊपर चला गया, फिर थोड़ा और ऊपर, तो इस तरह से फिर थोड़ा ग्राफ थोड़ा नीचे आया, फिर देन थोड़ा ऊपर चला गया। तो बड़े ध्यान से आपको ड्रा करना पड़ेगा वेरिएशन जो इस ग्राफ के अंदर आ रहा है। उसके बाद क्या जी, ग्राफ इज ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल लाइन है, यानी आप कह सकते हैं बिल्कुल स्ट्रेट तो नहीं है ग्राफ, मतलब लाइन जो है बिल्कुल हॉरिजॉन्टल नहीं है, लेकिन आप इसको हॉरिजॉन्टल बोल सकते हो। तो ग्राफ इज ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल लाइन rather than exponential curve which is due to the long half life as compared to the period of 8 hour। यानी अब इसका ग्राफ इस तरह से क्यों है, यानी कि जो काउंट डेट और वक्त के दरमियान जो हमने ग्राफ जो ड्रा किया हो ये ऐसा क्यों है? इसकी वजह यह है कि इस एलिमेंट की हाफ लाइफ कितनी है, 4000 ईयर है। इसकी हाफ लाइफ कितनी है, 4000 ईयर है। यानी इतनी ज़्यादा इसकी हाफ लाइफ एलिमेंट की होने की वजह से, और जो कि 8 घंटे के मुकाबले में कहीं ज़्यादा है, तो 8 आवर्स के मुकाबले में ये 4000 ईयर जो इसकी हाफ लाइफ इस एलिमेंट की है वो कहीं ज़्यादा है। तो दैट्स वाई ये ग्राफ कुछ इस तरह से वेरिएशन हमें शो कर रहा है। तो इस तरह से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हमारा 18.8 जो है वो कंप्लीट हुआ। तो अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 18.9 की जानिब। तो स्टेटमेंट है न्यूमेरिकल 18.9 की, एशेज फ्रॉम अ कैंपफायर deep in a cave show carbon 14 activity of only 1/8 the activity of fresh wood. How long ago was the campfire made? एक गार में पड़ी राख में कार्बन 14 की एक्टिविटी ताज़ा लकड़ी के मुकाबले में, यानी ताज़ा फ्रेश वुड के मुकाबले में 1/8 है। तो आपने क्या करना है, आपने राख की उम्र का तयन करना है, यानी उसकी उम्र का अंदाज़ा लगाना आपने कि उसकी एज कितनी है। जबकि उसने कार्बन 14 की एक्टिविटी की जो हमारे पास फ्रेश वुड के मुकाबले में जो इसकी क्वांटिटी हमारे पास है वो उसने बताया कि फ्रैक्शन टू बी ड्रॉप जो है वो 1/8 है। तो सबसे पहले इसमें हम क्या लिखते हैं, हम न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को जैसे हमने समझ लिया, अब हमने गिवन डाटा लिखना है, फिर टू फाइंड, फिर कैलकुलेशन की जानब जाना है।
तो आज थोड़ा हमने चेंज करके रखा है कि हम न्यूमेरिकल को पहले सॉल्व करते हैं देन आपको समझाते हैं। तो आपको ये स्टाइल कैसा लग रहा है आपके कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा। तो सबसे पहले हमने गिवन डाटा लिखा है हाफ लाइफ ऑफ कार्बन 14, टी हाफ लाइफ 5730 ईयर, देन फ्रैक्शन टू बी ड्रॉप जो है हमारे पास 1/8 है, और टू फाइंड हमने क्या करना है हाउ लॉन्ग अगो कैंप फायर वाज मेड, आपने उस राख की उम्र का अंदाज़ा लगाना है। और कैलकुलेट जो है कैलकुलेशन जो है इसकी तरफ अब हम चलते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या लिखना है क्वांटिटी ऑफ कार्बन 14 आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ जो होगी, तो हमारे पास ओरिजिनल जो उसकी अमाउंट थी वो n0 हमारे पास थी, तो हमने n0 बाय फर्स्ट हाफ लाइफ है तो हाफ मल्टीप्लाई n0 तो n0 बाय 2 आ गया। देन क्वांटिटी ऑफ कार्बन 14 आफ्टर सेकंड हाफ लाइफ 1/2 यानी कि हाफ लाइफ है n0/2 जो पहले हमारे पास फर्स्ट हाफ लाइफ का जो हमारे पास आंसर आया था n0/2 तो वो हमने मल्टीप्लाई किया इसके साथ तो ये हमारे पास n0/4 आ गया। इसी तरह से क्वांटिटी ऑफ कार्बन 14 आफ्टर थर्ड हाफ लाइफ हमने हाफ मल्टीप्लाई जो पहले सेकंड हाफ लाइफ का आंसर आया था n0/4 तो वो हमने मल्टीप्लाई किया तो n0/8 आ गया। हमने यहाँ पे ये बताया था फ्रैक्शन टू बी ड्रॉप 1/8 जो है वो हमारी 3 हाफ लाइफ्स के बाद हो रही है। सो नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स जो कि स्मॉल टी से रिप्रेजेंट हम कर रहे हैं यहाँ पे इज इक्वल टू 3 हाफ लाइफ है, यानी हमारे पास 3 हाफ लाइफ्स के बाद ओरिजिनल अमाउंट का 1/8 पार्ट जो उसका है वो हमारे पास आता है। तो इस तरह से अब हमने क्या करना है, हमें पता चल गया कि इसकी हाफ लाइफ कितनी है, इसकी 3 हाफ लाइफ्स हैं। तो अब नंबर ऑफ हाफ लाइफ जिसको स्मॉल टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम यहाँ पे इज इक्वल टू होगा टाइम डिवाइड बाय हाफ लाइफ ऑफ दैट एलिमेंट। तो टी कैपिटल से इसको रिप्रेजेंट करते हैं टाइम को, हाफ लाइफ को टी और साथ में हाफ लिखते हैं हम। तो स्मॉल टी जो नंबर ऑफ हाफ लाइफ वो इज इक्वल होगा टी डिवाइड बाय टी हाफ लाइफ। हमने टी टाइम मालूम करना है तो ये हाफ लाइफ जो एलिमेंट की होगी इस साइड पे आके जो कि नंबर ऑफ हाफ लाइफ हैं इनके साथ मल्टीप्लाई होगी तो टाइम्स स्मॉल टी मल्टीप्लाई टी हाफ लाइफ कर दिया। तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ जिनके बाद फ्रैक्शन टू बी ड्रॉप 1/8 हुई है वो 3 हाफ लाइफ थी, तो इसलिए हमने यहाँ पे 3 लिख दिया है। मल्टीप्लाई जो कार्बन 14 की हाफ लाइफ है वो है 5730 ईयर्स, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया है। और इनको हमने आपस में क्या किया है, इनको हमने फिर आपस में मल्टीप्लाई किया। तो जब इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर क्या आता है, जब इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर है 17190 ईयर्स, यानी ये हमारा आंसर है। और इसको हमने क्या कर दिया, हमने बॉक्स भी कर दिया, यानी हमने उसकी राख की उम्र का एज का तयन कर लिया, एज का अंदाज़ा लगा लिया है कि जब उसकी फ्रैक्शन 1/8 ड्रॉप होती है फ्रेश लकड़ी के मुकाबले में, फ्रेश वुड के मुकाबले में, तो उसकी एज कितनी है 17190 ईयर्स है। तो इस तरह से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 18.9 जो है वो हमारा कंप्लीट हुआ। तो आज हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है 18.6 से 18.9 तक की हैं। इससे पहले हमने 18.1 से 18.5 की वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड की हुई है, आप उस वीडियो को लाजमी देखिएगा। और यहाँ पर वीडियो आपको शो भी हो रही होगी, आप यहाँ पर क्लिक करके भी उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो अब वो क्वेश्चन जो वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको कहा था कि कौन सी एक आप ऐसी गलती करते हो जिससे आपका न्यूमेरिकल गलत हो सकता है, तो वो होता है जब आपने फार्मूला ही गलत अप्लाई कर दिया। जस्ट लाइक जैसे हमने यहाँ पे नंबर ऑफ हाफ लाइफ फाइंड करने का फार्मूला अप्लाई किया तो आपने फार्मूला ही गलत अप्लाई कर दिया। बेशक आपका आंसर ठीक आ रहा है, किस तरीके से आपने आंसर ठीक ले आए हो, आप अपने रट्टा शट्टा मारा हुआ था उसको जैसे भी याद किया था तो आपका न्यूमेरिकल का आंसर ठीक आ गया, लेकिन आपने फार्मूला गलत अप्लाई कर दिया। तो जब भी फार्मूला गलत हम अप्लाई करेंगे तो हमारा न्यूमेरिकल का आंसर बेशक ठीक है लेकिन हमारा न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। तो न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हुए ध्यान रखिएगा इन बातों को जो मैंने आपको बताई हैं। और साथ में आपने जब भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है आपने गिवन डाटा लिखना होता है, फिर टू फाइंड, फिर सोल्यूशन या कैलकुलेशन, फिर आपने उस पे जो फार्मूला इस्तेमाल किया होता है आपने उससे पहले लिखना होता है, वी नो दैट कि हम ये जानते हैं। और देन आपने उसका आंसर जब आपने फाइंड आउट कर लिया फार्मूला लगाने के बाद तो आपने उसको बॉक्स करना है जिस तरह से हमने किया है। तो इस तरह से न्यूमेरिकल में आपके फुल मार्क्स आएंगे, आपका न्यूमेरिकल गलत भी नहीं होगा। अब एक क्वेश्चन के चैप्टर नंबर 18 एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स जो है इसको तैयार आपने कैसे करना है, तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ सेल्फ टेस्ट की ज़रूरत होती है। यानी आप सबसे पहले तो अगर आपने तमाम वीडियोज़ को पहले से वॉच किया हुआ है तो आप फिर सेल्फ टेस्ट आज ही कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने पहले वीडियोस वॉच नहीं की हैं तो सबसे पहले आप जो चैप्टर नंबर 18 का फर्स्ट लेक्चर हमारा था उससे आप
आज तक की जितनी भी वीडियोस हैं उन तमाम वीडियोस को वॉच करें, क्योंकि चैप्टर नंबर 18 एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स की जो हमारे पास प्लेलिस्ट है वो हमारे पास तैयार है। तो प्लेलिस्ट में जाके आप तमाम वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। जब आप तमाम वीडियोस को वॉच कर लेंगे तो देन फिर आपने सेल्फ टेस्ट करना है। सेल्फ टेस्ट का तरीकाकार भी आपको बता देता हूँ कि आपने कैसे करना है। आपने एमसीक्यूज चैप्टर के जो लास्ट पे दिए हैं उनकी वीडियो भी हमने अपने चैनल पे अपलोड किया है, तो उसमें से एमसीक्यूज बनाएं। चैप्टर के अंदर से आप एमसीक्यूज हाईलाइट चीज़ें जो इंपॉर्टेंट आपको बताई थी उनको आप देखें। तो इस तरह से आप कम से कम 6 एमसीक्यूज बनाएं, देन आप 5 शॉर्ट क्वेश्चन बनाएं, वो 10 नंबर के होंगे। 6 एमसीक्यूज आपके 6 मार्क्स के होंगे। देन एक लॉन्ग क्वेश्चन बनाएं जो आपका 9 मार्क्स का होगा। इसमें आपको जो थ्योरी वाला क्वेश्चन होगा यानी आर्टिकल वो आपका 4 मार्क्स का होगा, जो कि न्यूमेरिकल है उसको आपने 5 मार्क्स का रखना है। और इस टेस्ट को आप बना लें। जब आपने टेस्ट बनाना है उससे पहले आपने तैयारी कर लेनी अच्छे तरीके से। तैयारी करने के बाद आप अपनी जो टेस्ट बना लिया तो अपनी बुक बंद कर लें। बुक बंद करने के बाद आप इसके लिए जो एक मखसूस टाइम यानी 40 मिनट टू 45 मिनट्स रखें। देन आप पेपर सॉल्व करना शुरू कर दें। जब आप पेपर सॉल्व कर लें, बुक खोल के चेक करें, अपने मार्क्स देखें। अगर आपने बेहतर परसेंटेज हासिल किया यानी 25/25 या 24 मार्क्स आ रहे हैं तो इट मीन आपका ये चैप्टर तैयार है। अगर आपके इतने मार्क्स नहीं आ रहे हैं, आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, 20 से बिलो मार्क्स आपके आ रहे हैं, तो देन आपको अभी चैप्टर तैयार करना है। तो आप फिर से चैप्टर को तैयार करें। तो इस तरह से बड़ा ही आसान तरीका है। यानी कोई भी चैप्टर अगर आपको मुश्किल लगता है तो उसको आप अच्छी तरह से टॉपिक को पढ़ा करें, उसको लिख के देखा करें, याद किया करें अच्छी तरीके से। तो इस तरह से आप न्यूमेरिकल को बड़ी ही आसानी से जो है वो भी हल कर सकते हैं और आप चैप्टर के अंदर जो आर्टिकल्स हैं उनको भी तैयार कर सकते हो और आपका चैप्टर भी तैयार हो सकता है। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 18 एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स 10th क्लास का ये हमारा आज लास्ट लेक्चर था। देन हमारी नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है उसमें हम पेपर स्कीम 9 और 10 पेपर स्कीम और गेस्ट पेपर्स की हैं वीडियो, तो आप उन वीडियोज़ को लास्ट में वॉच करेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक अल्लाह हाफिज़।